दूसरे विनोद इस कार्यक्रम में, विनोद अग्निहोत्री। विनोद, पूर्वांचल क्या कह रहा है? बड़ा दिलचस्प, वहां पर जो ये समीकरण बने हैं, कागजों पर रेनबो कोalition तो एनडीए बनाता दिख रहा है, लेकिन क्या जमीन पर जो साठगांठ की है वो अटकते लटकते झटकते हुए अखिलेश यादव ने वो बाय डिफॉल्ट क्या एक शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है? नहीं, देखिए, पूर्वांचल में चूंकि ज्यादातर 2014 से पहले तक सपा बसपा का ही मुख्य मुकाबला होता था। बीजेपी वहां तीसरी प्लेयर होती थी पूर्वांचल में। सामाजिक समीकरण इस तरह का था। और जो अभी अभय जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से जो पिछड़ों का कोalition रेनबो बनाया था, उसमें हर बिरादरी के नेता थे। अखिलेश यादव ने इस बार वही काम किया है कि उन्होंने बीजेपी के स्टाइल में सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग की है। बीजेपी ने जब सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग शुरू किया था तो उसके बाद पिछड़ों के नाम पर सिर्फ कल्याण सिंह एक बड़े नेता थे और कोई नेता नहीं था। बीजेपी ने उन ठेकेदारों को अलग करके उसने जिलों में और अंचलों में जो है नेता थे उनको डेवलप किया और उनको साथ अलायंस किया। पर हम वही अखिलेश ने किया इस बार। पर एक बड़ा पर है, क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं विनोद कि इन इलाकों में गोरखपुर में भी चुनाव है और बनारस में भी जी, और ये मोदी और योगी बीजेपी के एनडीए के सबसे करिश्माई नेता, दो सबसे बड़े चेहरे, उनके इलाकों में भी चुनाव हो रहे हैं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण मैं देता हूं कि योगी के गढ़ में 2017 या 18 में वो उपचुनाव हुआ था गोरखपुर का और समाजवादी पार्टी जीती थी योगी के गोरखपुर में। और बनारस के निषाद, हाँ, और बनारस के बगल में आजमगढ़ है। आजमगढ़ में पिछले विधानसभा में पांचों सारी सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीती। 2019 में समाजवादी पार्टी जीती। इस बार वो सपा बसपा की वोट के बंटवारे के कारण जो है बीजेपी जीत गई उपचुनाव में। तो वहां का पूर्वांचल का मोदी जी के वहां लड़ने से और योगी जी के उभार से निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है वहां पर पूर्वांचल में। और जो बसपा कमजोर हुई है, जो बसपा के कमजोर होने का एक लाभ तो बीजेपी को मिला है कि तमाम गैर यादव जातियां उसके साथ जुड़ी, लेकिन इस बार बसपा की कमजोरी का फायदा कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को भी मिल रहा है। और जो अभी अभय जी कह रहे थे कि ये बहुत दिलचस्प होगा देखना चुनाव के बाद कि जो वोट बीजेपी के साथ चला गया था, जाटुओं का, दलितों का, अति पिछड़ी जातियों का, बसपा खाली जाटुओं की पार्टी नहीं थी, बसपा बहुजन समाज की पार्टी थी जिसका मूल वोट जाटों था, लेकिन उसमें अति पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा योगदान था जो बीजेपी ने खींचा अपनी तरफ। तो बसपा के मैदान से में कमजोर होने से काफी वोट का बंटवारा दोनों के बीच में हो रहा है। मतलब जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग थी कि बसपा कमजोर होगी तो वो बीजेपी को फायदा होता है, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है इस बार संविधान वाला एक बड़ा मुद्दा है और संविधान के मुद्दे को हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक चुनाव आयोग ने जो उस पर रोक लगाने के निर्देश दिए कि भाई इस पर बात मत करिए। अगर वो हल्का मुद्दा होता तो शायद चुनाव आयोग उस पर इस तरह की बात ही नहीं कहता। तो संविधान के मुद्दे वो भी हल्का सा दिशा निर्देश दिया ना, संज्ञान तो लिया ना। और संविधान की बात नहीं करेगा तो कोई क्या बात वो करेगा? तो ठीक है, लेकिन उन्होंने संज्ञान लिया। संविधान की बात मत करिए चुनाव में, संविधान की नहीं होगी तो किसकी होगी? संविधान के मुद्दे ने दलितों में और अति पिछड़ी जातियों में, जो कमजोर जातियां हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से एक आपके लिए, आप सबके लिए एक मुश्किल काम, और एक एक लाइन में वो चाहूंगा जवाब। पूर्वांचल 13 सीटें 11 एनडीए के खाते में, पिछली बार 2 इंडिया गठबंधन कह दीजिए या विपक्षी गठबंधन, पर वो बसपा को ही गई थी। इस बार कहां खड़ा है चुनाव पूर्वांचल का इन 13 सीटों पर? देखिए, अभी शीतल यहाँ बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर। आप बताइए ना, शीतल के कांधे पर बंदूक क्यों रख रहे हैं? उनका नंबर भी आएगा। नहीं, मैं जो मेरी जानकारी मिल रही है, जो मेरी सूचनाएं मिल रही हैं, पूर्वांचल में बनारस को छोड़ करके हर सीट पर कांटे का मुकाबला है। गोरखपुर में भी मुकाबला है। ये अलग बात है कि बीजेपी को एज है वहां पर, लेकिन मुकाबले की खबरें वहां भी आ रही हैं। ये आजकल दिलचस्प, आप सब लोग, सारे पत्रकार, उन्होंने एक ये नया कवच ढूंढ लिया है कि कांटे की टक्कर है, और फिर वो प्राइवेटली कहेंगे कि ये ऐसा हो सकता है बीजेपी पे भी चली। मतलब यू आर हेजिंग योर बेट्स कि कांटे की टक्कर मतलब 6-6 का मुकाबला, एक सीट छोड़ दीजिए तो वहां पर वो 9 हो जाए तब भी मेरी बात सही। हाँ शीतल, चित भी मेरी पट भी मेरी, या कुछ कांटे की टक्कर से आगे कुछ कहने को तैयार हैं? नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है। ये जो 27 सीटें दो राउंड में 6वें 7वें गठबंधन कम से कम 15 सीटें जीत रहा है और उसका मत प्रतिशत आप देखिएगा, मत प्रतिशत 13 सीटों का आंकड़ा बताइए। 27 में से 15 सीटें कम से कम गठबंधन जीत अच्छा, रहा है। आखिरी 2 आंकड़ों में आधे की लड़ाई। विजय, नहीं, मुझे लगता है कि लड़ाई बहुत मजबूत है, लेकिन 27 में से 15
इंडिया गठबंधन को मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन का बढ़ सकता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है उसमें से बहुत ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब है एक ही लाइन में प्लीज। मुझे लगता है ये है कि इस वाले में तीन चार सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है 13 में से। अंतिम वाले में। विनोद, आप पूर्वांचल पर कुछ गेस हैजर्ड करना चाहेंगे या पंजाब पर दांव लगाएंगे? नहीं ऐसा है, पंजाब तो इज अ क्लियर गेम। पंजाब में तो क्या आकलन लगाने की जरूरत। मतलब बीजेपी की 2 सीटें आई थी पिछली दफा, वो 2 भी नहीं आएंगी क्या? मुश्किल है। बीजेपी की 2 सीटें मुश्किल है इस बार। ज्यादातर सीटें आप और कांग्रेस में डिवाइड हो जाएंगी। और पूर्वांचल की शिरोमणि अकाली दल बठिंडा की ले जाएगा। और जहां तक ईस्टर्न यूपी का सवाल है, मेरा यह मानना है, और मेरे एक बड़े मित्र हैं बीजेपी के भीतर के भेदी हैं, उनका ये कहना था कि यूपी में ऑन द होल बीजेपी को 50 मिलेगी प्लस माइनस, यानी कि 30 सीटें कम होंगी टोटल आंकड़े से, और 62 से 12 सीटें नीचे भी क्या जा सकती है। पर बीजेपी के बारे में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं अब तो 70 पार भी। हाँ, 7 और 6 का नंबर दे दिया है। अब विनोद आए हैं फॉर्म में, जब बिल्कुल आखिरी बॉल पर ये शॉट खेलते दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।